नमस्कार दोस्तों, 10 जनवरी 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो देखिए भाई, 12 जनवरी से नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू हो रही है, जो कि एक अच्छी न्यूज है। चाइनीज डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग इन श्रीलंका। श्रीलंका के सामने एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हुआ है। इनके फॉरेन डेप्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इनके खुद के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ना के बराबर बचे हुए हैं। तो स्पेसिफिकली श्रीलंका इस समय पे दो कंट्री से सबसे ज्यादा मदद मांग रहा है। नंबर 1 पे चाइना से, क्योंकि श्रीलंका का 22% इंपोर्ट चाइना से आ रहा है, और कुछ हद तक इंडिया से भी हेल्प मांग रहा है श्रीलंका। इंडिया बहुत ज्यादा हेल्प के मूड में है या नहीं है, वो हमारे पॉलिसी मेकर्स डिसाइड करेंगे। इररिस्पेक्टिव, मतलब स्पेसिफिकली इन व्यू ऑफ द फैक्ट कि ईस्ट कंटेनर जो टर्मिनल था, उसकी जो डील थी इंडिया जापान की श्रीलंका के साथ, उसको श्रीलंका पिछले साल ही रद्द कर चुका है। ओवरऑल चाइना किस हद तक डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग में मदद करेगा श्रीलंका की, इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। फिर इंडोनेशिया और इंडिया मिलके ऐसे है टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिंक की बात कर रहे हैं। दोनों के बीच में 90 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस है। इसको मैप के थ्रू समझेंगे। वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस के चलते ज्यादा शावर्स आ रहे हैं इंडिया की कैपिटल दिल्ली में, इसके बारे में बात करेंगे। ये वीर बाल दिवस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। उर्जित पटेल जी इस समय पे न्यूज में है, क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। और देवस मल्टीमीडिया कैसे पूरी दुनिया में इंडिया को ह्यूमिलिएट करता घूम रहा है, इंडिया का मजाक उड़ाता घूम रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इतनी न्यूज में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। इफ यू कैन क्लिक द ज्वाइन बटन, काइंडली प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अपने मतलब जो भी एडिशनल व्यू पॉइंट्स है वो मुझे बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोरोना इजंट ओवर, रिमेंबर टू फॉलो ऑल कोविड प्रिकॉशंस। ये तो मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूंगा, क्योंकि मैं खुद ही इस चीज से सफर कर रहा हूँ। और मैं सिर्फ मेरे को ही नहीं, मेरी वाइफ को, फैमिली मेंबर्स को भी हो रखा है इस टाइम पे। तो मतलब कितनी भी कोशिश कर ली और बच नहीं पाया। ऐसा नहीं कि मैंने प्रिकॉशंस नहीं लिए, मैंने तो काफी प्रिकॉशंस लिए, बट फिर भी बचे नहीं यहाँ से। तो भाई आप लोग जब तक हो सके तब तक प्रिकॉशंस लीजिए। मास्क को प्रॉपर तरीके से पहनिए, हैंड्स को फ्रीक्वेंटली वॉश करिए, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और थोड़ी सी भी किस्मत आपके साथ रही तो आप इस पैंडेमिक से निकल जाओगे। तीसरी वेव है ओमिक्रॉन की, मोस्ट प्रॉब्ली ओमिक्रॉन ही है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट फिर भी कंट्रोल में आ गया था। कोई ना कोई नया ही वेरिएंट आया है जो इतनी तगड़े तरीके से फैल रहा है, तो बच के रहें भाई। पहली न्यूज पे आते हैं। नीट पीजी काउंसलिंग टू बिगिन ऑन जनवरी 12। तो भैया 12 जनवरी से नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू हो रही है। नीट पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट। नीट यूजी भी होता है, पीजी भी होता है, क्वालिफाइंग और रैंकिंग एग्जामिनेशन है, ठीक है ना भाई। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज हैं इंडिया के अंदर, सरकारी कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में, वहां पढ़ना है तो नीट पीजी का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपकी रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है, ठीक है ना। सस्ता कॉलेज चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए तो सरकारी, अच्छा कॉलेज चाहिए और पैसे देने की हालत में है तो प्राइवेट। 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर से बोला कि भाई ये जो नीट पीजी एडमिशंस की काउंसलिंग रुकी हुई है ना, ये काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाएगी और उसमें 27% ओबीसी कोटा और 10% ईडब्ल्यूएस कोटा दिया जाएगा। 27% ओबीसी कोटा के ऊपर अब कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। 10% ओबीसी कोटा के ऊपर अभी भी बहस चलेगी। मार्च 2022 में हेयरिंग है सुप्रीम कोर्ट में। बट अभी के लिए जो इनिशियल पैरामीटर्स बनाए गए थे ईडब्ल्यूएस कोटा के, उन्हीं के आधार पर काउंसलिंग होगी यहाँ पे। सितंबर 2021 के लास्ट वीक में नीट पीजी के रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे। 45,000 पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की काउंसलिंग बाकी थी, काउंसलिंग रोक दी गई थी। एक कमेटी बनाई गई थी ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में बात करने के लिए। वो कमेटी किसकी चेयरमैनशिप के अंदर बनाई गई थी, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझको बताइए। लगभग कह लीजिए सितंबर 2021, नवंबर, दिसंबर, चूंकि ये काउंसलिंग रुकी हुई थी, तो जो भी बच्चे इस समय पे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एनरोल कराना चाहते थे वो सड़कों पे उतर आए। दिल्ली में काफी बवाल हुआ, तो फाइनली इस चीज पे जल्दी डिसीजन लिया गया है, जो कि बहुत जरूरी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और नीट पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी को शुरू हो जाएगी। ये शुरू होनी इसलिए भी जरूरी है दोस्तों, चूंकि ऑलरेडी ये जो एडमिशंस है ना, ये बहुत ज्यादा डिले हो चुके हैं। पहले ये जो एग्जाम्स थे, आप समझ लीजिए ये जनवरी 2021 में होने थे, फिर इसको अप्रैल 2021 में होना था। ये दोनों एक्सटेंड होके 11 सितंबर 2021 को एग्जाम हुए। सितंबर एंड तक रिजल्ट आया और उसके बाद भी काउंसलिंग रोक दी गई। तो ऑलरेडी प्रोसेस ऑलमोस्ट एक साल डिले चल रहा था, और उसके बाद से काउंसलिंग और डिले कर दिया आपने, तो बच्चों का गुस्सा तो
यहाँ पे जायज है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर एक साल से पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट साइकिल डिले हो जाता है तो जो एंट्री लेवल पे जूनियर डॉक्टर्स जाते हैं ना आपके हॉस्पिटल में, उनकी कमी पड़ सकती है। आपको पता है इंडिया में ऑलरेडी डॉक्टर्स की कमी है, और 45,000 पोस्ट ग्रेजुएट सीटों पे एडमिशन अगर आप रोक दोगे तो आप समझ ही सकते हो कि प्रोस्पेक्टिव 45,000 डॉक्टर्स को आप आगे आने से रोक रहे हो, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ओवरऑल फाइनली यहाँ पे अब काउंसलिंग फिर से शुरू हो गई है। ठीक है, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में न्यूज काम आएगी। अगली न्यूज है 26 दिसंबर एज वीर बाल दिवस। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि ये टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में आपको स्पेक्ट्रम ये सतीश चंद्रा मीडवल हिस्ट्री में पढ़ाया। मैंने रिसेंटली ही सतीश चंद्रा मीडवल हिस्ट्री खत्म की है। आप सतीश चंद्रा मीडवल हिस्ट्री या मीडवल हिस्ट्री मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारोगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लगभग 101 या 102 वीडियोस हैं जहां पे मैंने मीडवल हिस्ट्री को प्रॉपरली कंप्लीट कर दिया। अगर आप मेरी ये मीडवल हिस्ट्री की सीरीज देख लेते हैं, आपको कहीं और से मीडवल हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो मीडवल हिस्ट्री इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने बिपिन चंद्रा ये स्पेक्ट्रम कंप्लीट किए, तो स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री और सतीश चंद्रा की मीडवल हिस्ट्री दोनों ही चैनल पे अपलोडेड है। आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी के लिए इन दोनों प्लेलिस्टों को देख सकते हो। तो वहां पे औरंगजेब पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि कैसे औरंगजेब के एक सिपह सलार ने धोखे से गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों को मार दिया था, और उन्हीं 2 बेटों को मारे जाने की जो शहादत है, उस डे को 26 दिसंबर को यहाँ पे कॉमेमोरेट किया जाएगा एज अ वीर बाल दिवस। ऐसा भारत सरकार ने डिसाइड किया है। इन 2 बच्चों के नाम क्या थे? एक थे साहिबजादा जोरावर सिंह और दूसरे थे साहिबजादा फतेह सिंह। ये यंगर बच्चे थे 10th सिख गुरु गोविंद सिंह जी के। इनकी उम्र 9 साल और 6 साल। अब सोचो 9 साल 6 साल क्या उम्र होती है? 9 साल 6 साल। 9 साल 6 साल में तो इंसान आज की डेट में बस चॉकलेट और कैंडीज ढूंढ रहा होता है। 26 दिसंबर 1705 को यह हुआ था। सिखिज्म के ऑनर और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन 2 बच्चों को मार दिया गया, और बहुत क्रूएलिटी से मारा था। देखते हैं इस कहानी को, हल्का फुल्का मैं इस कहानी को बताता हूं। डिटेल में जानना है तो आप मेरी सतीश चंद्रा मीडवल हिस्ट्री के लेक्चर्स देखिए जाके। तो साहिबजादा जोरावर सिंह तीसरे बेटे थे, गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे उसमें से, ठीक है ना। और ही एंड हिज यंगर ब्रदर साहिबजादा फतेह सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह सबसे छोटे बेटे थे। सिखिज्म में इनको शहादत मिली है। तो हुआ क्या था कि भाई औरंगजेब किसी भी हाल में पसंद नहीं कर रहा था किसको? आपका सिख गुरु को, गुरु गोविंद सिंह जी को। गुरु गोविंद सिंह जी की ताकत बहुत बढ़ गई थी। ये बात है मई 1705 की। आपको पता होना चाहिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो औरंगजेब से मृत्यु से आप कह लो 2 साल पहले की ही बात है। आनंदपुर साहिब को चारों तरफ से घेर लिया किसने? मुगलों की फोर्सेस ने। एक्चुअली में जो हिल राजा थे ना, ये अमृतसर में है आज की डेट में आनंदपुर साहिब। तो आसपास के जो भी हिल राजा थे ना, वो सब कहीं ना कहीं चिड़े हुए थे गुरु गोविंद सिंह जी से, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग हो गए थे। तो ये सारे के सारे हिल राजा दौड़े दौड़े पहुंचे औरंगजेब के पास। औरंगजेब को भी लगा कि भाई ये गुरु गोविंद सिंह जी की ताकत बहुत बढ़ रही है, इसको रोकने की जरूरत है। तो आनंदपुर साहिब को, गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेर लिया मुगल फोर्सेस ने। ठीक है, सिख अंदर से बहुत ताकत से लड़ते रहे, लेकिन ऑब्वियस ही बात है चूंकि चारों तरफ से घिरे हुए थे तो अंदर सप्लाईज खत्म हो गई, खाना खत्म हो गया, भुखमरी सी आने लगी। तो उस केस में यहां पे मुगलों ने सिखों को एक ऑप्शन दिया कि अगर आप आनंदपुर साहिब छोड़ के जाते हो तो हम आपको एक सेफ पैसेज देंगे, टाउन हमें सरेंडर कर दो। तो गुरु गोविंद सिंह उस समय के लिए मान गए, और उन्होंने ओवरऑल अपनी फैमिली को बोला कि तुम आनंद साहिब से बाहर निकालो। तो माता गुजरी और गुरु गोविंद सिंह जी के जो 2 बेटे थे, जो 2 साहिबजादा थे, वो आनंदपुर साहिब से बाहर निकले। लेकिन यहाँ पे औरंगजेब का जो नवाब था ना, नवाब वजीर खान, जो प्रोविंशियल गवर्नर था, उसने यहाँ पे धोखाधड़ी करी। ठीक है ना, इनके कोई एथिक्स नहीं थे, इनकी जबान की कोई वैल्यू नहीं थी। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की फैमिली को बंदी बना लिया। जब तुम पहले ही अपना वर्ड दे चुके हो कि भाई हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप आनंदपुर साहिब छोड़ के जा सकते हैं, तो कम से कम अपनी बात पर तो टिके रहो। लेकिन वो बात पे नहीं टिके रहे। गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे जोरावर और फतेह को यहाँ पे पकड़ा गया और उनसे बोला गया कि तुमको तब छोड़ देंगे जब तुम मुस्लिम धर्म अपना लो। 9 साल का बच्चे, 6 साल के बच्चों ने मुस्लिम धर्म अपनाने से मना कर दिया, और वजीर खान ने इनको यहाँ पे जिंदा चिनवा दिया, दीवार में मार डाला। सोचिए, ये वजीर खान की औकात थी। 2 निहत्थे बच्चों को यहाँ पे चिनवाया, इतनी ही औकात थी इनकी। खैर, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद बंदा सिंह बहादुर, ठीक है ना, उसने यहाँ पे इसका बदला लिया। ठीक है,
बैटल ऑफ समाना में, बैटल ऑफ साधौरा में, बैटल ऑफ चापार चीरी में वजीर खान को हरा दिया गया, उसको भेंट कर दिया गया, हालांकि बंदा सिंह बहादुर को भी मार दिया गया था बाद में। वो एक सब्सिक्वेंट स्टोरी है जो कि मैंने आपको स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री में बता रखी। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट डिसीजंस में एक ये न्यूज मैंने आपके साथ डिस्कस की। नेक्स्ट न्यूज है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ब्रिंग्स मोर शॉवर्स टू द कैपिटल। इसके कंटेक्स्ट में मैं आपसे बोलूंगा कि आप यूट्यूब में सर्च मारो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इसके रिस्पेक्ट में मैंने बहुत सी वीडियोस बना रखी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स, ये 3-4 चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मैंने डिटेल में 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी की किताब में और जो जूनियर क्लासेस की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसमें ये टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। यहां पे आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कब दिखेंगे? सर्दियों के समय पे मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी के इलाके से ठंडी हवाएं हायर एटमॉस्फेयर में उड़ती हुई पाकिस्तान और इंडिया की तरफ आती हैं, इनको बोला जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म originating in Mediterranean region, bringing sudden winter rain to the northern parts of the Indian subcontinent. और ये बांग्लादेश और साउथ ईस्टर्न नेपाल तक रेन लेके जाते हैं। इट इज अ नॉन मानसूलन प्रेसिपिटेशन पैटर्न ड्रिवन बाय वेस्टर्लीज। ये मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी और ब्लैक सी के ऊपर ऑरिजिनेट होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। चूंकि ये पानी बरसा रहा है कश्मीर वैली में, कभी कभी स्नोफॉल भी करवाता है। तो वो जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर कहां से आता है? तो वो आता है मेडिटेरेनियन सी से, कैस्पियन सी से और ब्लैक सी से। ठीक है भाई। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स की खास बात ये होती है, जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं वो थोड़े लोअर डाउन इन द एटमॉस्फेयर में ओरिजिनेट करते हैं, और जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है वो हायर अपर एटमॉस्फेयर में ओरिजिनेट करते हैं। ये रेन्स भी लेके आते हैं हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, स्नोफॉल भी लेके आते हैं। कश्मीर वैली में बहुत हद तक कभी कभी जो स्नोफॉल होती है वो ऑब्वियस सी बात है इन्हीं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स की वजह से होती है, जिसको आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हो। और दिल्ली और आसपास, राजस्थान के आसपास के इलाकों में जो बारिश होती है सर्दियों में, वो भी इन्हीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। ठीक है। जो राबी क्रॉप है ना, स्टेपल व्हीट क्रॉप जो सर्दियों में होती है नॉर्थ इंडिया में, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं तो आप देखोगे कि तो यही बताया जा रहा है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किसी जगह से पास करता है तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो पिछला आप कह लो पार्ट होता है, रियर एंड होता है, उससे जो ठंडी हवाएं हैं वो आप कह लीजिए इंडिया के अंदर आती हैं, पाकिस्तान के अंदर कह लीजिए, इंडिया के अंदर कह लीजिए। तो आप कह लो कि नॉर्थर्ली और नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रियर एंड में, पिछले एंड से इंडिया के अंदर एंट्री मारती हैं। ठीक है। और कभी कभी देखोगे कि सर्दियों के समय पे एकदम से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, एकदम से किसी जगह का जो टेम्परेचर वो 6 डिग्री से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे गिर जाता है, तो आप कह सकते हो कि भाई वहां से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकला है। कभी कभी कश्मीर वैली में हैवी रेनफॉल होती है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वहां पे निकला है। एकदम से किसी जगह पे सर्दियों में अगर नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर गिर गया तो ऐसा बोला जाता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहां से निकला है। तो ठंड, ठीक है ना, ठंडी कंडीशंस और साथ साथ मॉइस्चर वाली कंडीशन, ये दोनों चीजें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपने साथ लेके आता है। मॉइस्चर तो अपने साथ लेके आता ही है, ठीक है। और सर्दियों के समय पे जब पानी बरसता है तो और ठंड लगने लगती है। अगर आपने दिल्ली साइड पे कभी नोटिस किया हो, दिल्ली या नॉर्थ इंडिया में कहीं पे भी सर्दियों के समय पे जब पानी बरसता है तो और ठंड लगने लगती है। ठीक है। तो मॉइस्चर आता है लेकिन उसके साथ साथ ठंड भी आती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अंदर। ठीक है। आप डिटेल में मेरे ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखो तो ये टॉपिक ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी किताब नहीं देखी, देख लो, बहुत कुछ वहां पे सीखने को मिलेगा। जीएस पेपर 1 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिना में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है ऐसे अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर रेटनो मारसूदी के साथ मिलकर न्यू ईयर कन्वर्सेशन में ऐसे को अंडमान निकोबार से जोड़ने की बात की है। देखिए, हमारे मोदी जी 2018 में इंडोनेशिया गए थे और वहां पे बहुत सारे एग्रीमेंट्स के ऊपर बातचीत की थी, जिसमें इस बात के ऊपर भी बातचीत हुई थी कि भाई अंडमान और निकोबार को आप इंडोनेशिया के ऐसे के साथ जोड़ो। और मैं बता दूं कि ये हमारी सरकार की एक बहुत दूरदर्शी वाली प्लान है। इस प्रकार के प्लान अगर इंप्लीमेंट होते हैं ना तो वो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पावर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नक्शे पे भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये जो ऐसे नाम की जगह है ना, यहाँ पे एक सबांग पोर्ट है। ये इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से 90 नॉटिकल माइल्स दूर है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि 1 नॉटिकल माइल नॉर्मल किलोमीटर्स में कितना होता है। तो 2018 की विजिट के समय पे मोदी जी और जो उस समय पे इंडोनेशिया के मिनिस्टर थे, उन्होंने मिलकर बातचीत की थी कि एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाएंगे, अंडरटेक प्रोजेक्ट्स करेंगे, पोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे सबांग के आसपास। ठीक है भाई।
सबांग स्ट्रेट ऑफ मलक्का के एंट्रेंस पे। अब सीधे सीधे वर्ड्स में नहीं, एक बार आप यहां पे ये नक्शा देखिए, ये इंडिया है, यहां पे इधर आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स नजर आ रहा है। इस अंडमान निकोबार आइलैंड से 90 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे यहां पे है ये एस है। ये जो आइलैंड है आपका इंडोनेशिया का, इस आइलैंड का नाम क्या, जरा नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। लेट्स सी आपकी इंडोनेशिया और इंटरनेशनल लोकेशंस के बारे में कितनी जानकारी है। इंडोनेशिया के इस आइलैंड का नाम क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। और इधर से ये जो रास्ता गया हुआ है ना, इसको आप बोलते हो स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यहां पे आप आ जाते हो साउथ चाइना सी में, और इस तरफ है आपका इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रेट है, जो पतला चैनल ऑफ वाटर है, जिसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का बोलते हैं, 900 किलोमीटर लंबा है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का। समझ गए भाई? ठीक है। तो इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का के एंट्रेंस एसए पे पोर्ट लेड प्रोजेक्ट्स बनाने में इंडिया मदद करेगा इंडोनेशिया की, और इसके चलते इंडिया की प्रेजेंस आ जाएगी एसए में। तो आगे आने वाले समय में इंडिया चाइना में अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो हमारे कुछ एसेट्स डिप्लॉयड होंगे स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास, जो कि जियोपॉलिटिकली हमारी काफी मदद करेंगे। ठीक है। आगे आने वाले समय में अगर इंडिया चाइना का कोई वॉर होता है या कोई भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास जिसके भी एसेट्स होंगे, वो कंट्री हमेशा एक बेटर पोजीशन में होगा उस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए। ठीक है। इंडिया और इंडोनेशिया के रिश्तों की बात की जाए तो 1951 में रिश्ते स्थापित हुए थे। अगर आप देखो तो टेक्निकली इंडोनेशिया हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, क्योंकि इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड से एक मैरीटाइम बॉर्डर बनाता है इंडोनेशिया के साथ अंडमान सी में। 200 साल पुराने हमारे रिश्ते हैं। इंडिया की एम्बेसी है जकार्ता में और इंडोनेशिया की एम्बेसी है दिल्ली में। G20, E7 कंट्रीज, इंडोनेशिया, यूनाइटेड नेशंस और नॉन अलाइंड मूवमेंट, दोनों के ही मेंबर्स हैं इंडिया और इंडोनेशिया। जीएस पेपर 2 इंडियन नेबरहुड कंट्रीज में इशू आपको काम आएगा। ये इशू है देवास कैन सीज ओनली 50% ऑफ एयर इंडिया एसेट्स, कनाडा कोर्ट। इंडिया के लिए डूब मरने वाली बात है ये। एक प्राइवेट कंपनी इंडिया को पूरे दुनिया भर में नचाती घूम रही इंडिया के एसेट्स को। देखिए क्या हुआ यहाँ पे। देवस मल्टीमीडिया और इसरो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन का जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको हल्का फुल्का आइडिया यहां पे दे देता हूं। हुआ क्या था कि 2005 में डेविस मल्टीमीडिया नाम की एक कंपनी है जिसने इसरो के एंट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक कॉमर्शियल डील की। अगर आपको एंट्रिक्स के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। इसरो का एक कॉमर्शियल आर्म है एंट्रिक्स। ठीक है ना। इसरो वैसे तो देखा जाए तो इसरो सारे गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स को टेकअप करता है, लेकिन इसरो का एक कॉमर्शियल आर्म जो कि इसरो को पैसा कमा के देता था, सरकार को पैसा कमा के दिखाता, वो बनाया गया था एंट्रिक्स। एंट्रिक्स के साथ एक डील की देवस मल्टीमीडिया ने, और इस डील के चलते ये जो एंट्रिक्स है, ठीक है ना, वो एस बैंड सैटेलाइट स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करेगा देवस मल्टीमीडिया को, ताकि देवस मल्टीमीडिया के जो मोबाइल यूजर्स हैं वो इस एस बैंड सैटेलाइट की सर्विसेज को यूज कर पाए। लेकिन 2011 में क्या हुआ कि यूपीए सेकंड सरकार मनमोहन सिंह की जो थी, उन्होंने इस एग्रीमेंट को नलीफाई कर दिया। क्या था कि हमारे पास सैटेलाइट में स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी कम थी, तो ये उस समय पे जो कांग्रेस की सरकार थी उसने क्या बोला कि भाई इस स्पेक्ट्रम की अवेलेबिलिटी जरूरत नेशनल सिक्योरिटी और सोशल पर्पसेस के लिए ज्यादा है, अभी के लिए हम देवस मल्टीमीडिया को ये नहीं दे सकते। तो अब आप कह सकते हो कि एक कॉमर्शियल एग्रीमेंट को बीच में तोड़ दिया गया। इस एग्रीमेंट को किया गया था देवस मल्टीमीडिया के बीच में और किसके बीच में, आपका एंट्रिक्स के बीच में। अब देवस मल्टीमीडिया के अंदर बहुत सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स थे, ये यहां पे हो गए नाराज और वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चले गए। एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हुआ इंटरनेशनल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स में, और 2 इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हुए बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अंदर। ठीक है। एक तो इंडिया मॉरिशस बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी और एक इंडिया जर्मनी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। इंडिया जर्मनी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को इन्वोक किया यहां पे ड्यूचे टेलीकॉम ने, जो कि एक जर्मन कंपनी है। इन तीनों ही डिस्प्यूट्स में, जो कि एक इंडिया जर्मनी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में हुए, एक इंडिया मॉरिशस बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में हुए और एक इंटरनेशनल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स में, इन तीनों ही डिस्प्यूट्स में इंडिया गया हार। ठीक है। इंडिया हार गया और कौन जीत गया, देवस मल्टीमीडिया जीत गया। अब देवस मल्टीमीडिया जीत गया तो देवस मल्टीमीडिया को जीत में मिला क्या, तो इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सितंबर 2015 में यह बोला कि $563.5 मिलियन एंट्रिक्स से तुम वसूल कर सकते हो, देवस मल्टीमीडिया को बोला। और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अक्टूबर 2020 में बोला कि 111 मिलियन तुम वसूल कर सकते हो। अब देवस मल्टीमीडिया बिल्कुल बावला सा हो गया, बावला कुत्ता टाइप का होता है ना, कि चलो भाई अब मुझे तो दे दी गई है पाई, अब मैं नोचूंगा।
पैसे किससे वसूलने हैं? एंट्रिक्स से। एंट्रिक्स क्या है? सरकारी कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है। तो अब देवस मल्टीमीडिया पूरी दुनिया में जहां जहां पे भी भारत सरकार के एसेट्स हैं उनके पीछे पागलों की तरह भाग रहा है। चाहे फ्रांस हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएसए हो, जहां जहां पे भी इंडिया के एसेट्स हैं उनके पीछे पागलों की तरह घूम रहा है। और इंडिया के एसेट्स में इसने टारगेट क्या किया है? कनाडा के अंदर दो चीजों को, एक तो एयर इंडिया को और दूसरा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। अब सोचिए, कनाडा में एक कोर्ट है, क्यूबेक सुपीरियर कोर्ट। इस कोर्ट ने 24 नवंबर को एक ऑर्डर इशू किया और 21 दिसंबर को एक ऑर्डर इशू किया। और इन ऑर्डर के तहत एयर इंडिया के जो भी एसेट्स थे आयाटा के पास, आयाटा आप जानते हो उन्हें क्या है? आयाटा है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। आयाटा बहुत काम की ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कोविड के समय पे अगर आपको कहीं मूव करना हो, इंडिया के बाहर कहीं जाना हो, तो आप आयाटा की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि कहां पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटिंग बॉडी की तरह काम करती है आयाटा। और ठीक है, और ये केवल पैसेंजर्स को नहीं, मतलब कार्गो वगैरह के ट्रांसपोर्ट को भी देखती है। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूशन के पास एयर इंडिया के भी कुछ एसेट्स थे और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी कुछ एसेट्स थे। इन एसेट्स को सीज करने की परमिशन दे दी देवस मल्टीमीडिया को। किसने? कनाडा के सुपीरियर कोर्ट ने। अब सोचो, एयर इंडिया अभी के लिए सरकारी कंपनी, भी टाटा को हैंडओवर नहीं हुई है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी सरकारी कंपनी है। सरकारी मतलब भारत सरकार के एसेट्स हैं, भारत की सरकार के एसेट्स हैं जो कि फॉरेन में है। और इन एसेट्स को कब्जाने को घूम रहा है कौन? देवस मल्टीमीडिया। और वहां की कोर्ट परमिशन भी दे रही है। देवस मल्टीमीडिया को परमिशन मिल गई $30 मिलियन के एसेट को सीज करने की। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की और एयर इंडिया की। एयर इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पागल की भाई ये क्या चल रहा है, सारा एंट्रिक्स ने डील कैंसिल की और एसेट्स हमारे ये लोग सीज कर रहे हैं। तो भैया एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भागे, ये दौड़े दौड़े गए क्यूबेक सुपीरियर कोर्ट के पास कि माई बाप ये क्या कर रहे हो, हमारे एसेट्स हमसे लिए ले रहे हो। तो क्यूबेक सुपीरियर कोर्ट ने फिर से बातचीत की और बातचीत के बाद क्यूबेक सुपीरियर कोर्ट ने अपने ऑर्डर को बदला। पहली बात तो अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एसेट्स यहां पे सीज नहीं होंगे। ये क्यों नहीं सीज होंगे? ये नहीं सीज होने चाहिए थे पहले ही, क्योंकि देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आयाटा के पास बहुत सारे फंड्स जमा करती है। वो नेविगेशनल चार्जेस होते हैं, एरोड्रोम चार्जेस होते हैं, और ये चार्जेस एक्चुअली में सोवरेन फंक्शंस में आते हैं। भारत सरकार ये चार्जेस आयाटा को दे रही है, क्यों? क्योंकि भारत में रजिस्टर्ड जो प्लेन्स हैं वो पूरी दुनिया में उड़ सके, उसके लिए आयाटा के पास समय समय पे फीस जाती है, एज नेविगेशनल चार्जेस, एज एरोड्रोम चार्जेस। इस प्रकार के चार्जेस के थ्रू ओवरऑल इंडिया के जितने भी प्लेन्स हैं वो ऑपरेट करते हैं दुनिया भर में। अभी इन्हीं चार्जेस से आए हुए पैसे को अगर देवस मल्टीमीडिया हथिया लेगा तो फिर भाई हमारे देश के तो प्लेन कहीं उड़ ही नहीं पाएंगे। तो ये तो सोवरेन फंक्शन में आ गया, ये कॉमर्शियल फंक्शन में नहीं आया। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एसेट्स को सीज नहीं कर सकता देवस मल्टीमीडिया। ये पहला ऑर्डर आया, करेक्टिंग ऑर्डर आया किसका? क्यूबेक सुपीरियर कोर्ट का, जो कि बहुत सही जरूरी ऑर्डर था। ये तो हद ही हो जाती ना कि हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे देश के प्लेनों को दुनिया भर में चलाने के लिए फीस दे रही है और उसी पैसे को हथिया लिया देवस मल्टीमीडिया ने। और एयर इंडिया का जो 50% पैसा पड़ा हुआ है आयाटा के पास, वो अभी के लिए देवस मल्टीमीडिया के पास चला जाएगा। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। सोचिए कनाडा की सुपीरियर कोर्ट यहां पे क्या बोल रही है। ये जो पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है ना, ये आपको समझ में आएगा कि इंडिया को कितना ह्यूमिलिएट कर रहा है। Without going into detail, the excessive factual allegation aiming to establish India's wrongful and abusive conduct to more plaintiffs. Plaintiff मतलब देवस मल्टीमीडिया. The many actions, direct or indirect, of India within its country's boundaries to attack inter alia the treaty awards and to prevent their execution by plaintiffs meant to be mind-boggling. मतलब ये कोर्ट इंडिया को बोल रही है गलत, ये इंडिया वालों ने अपने डोमेस्टिक बॉर्डर्स में गलत तरीके से ट्रीटी के प्रोविजंस को वायलेट किया और ओवरऑल देवस मल्टीमीडिया के साथ गलत किया। मतलब इंडिया के अगेंस्ट बात बोली जा रही है यहाँ पे। तो कुल मिला के इंडिया के एसेट्स देवस मल्टीमीडिया से पूरी दुनिया में डेंजरस हो चुके हैं, खतरनाक हो चुके हैं। तो ये इंडिया के लिए एक डूम मरने वाली बात ही है ना। आप कह सकते हो कि कितनी शर्म की बात है कि हमारे सरकारी एसेट्स को एक प्राइवेट कंपनी हथियाने को घूम रही है पूरी दुनिया भर में। जीएस पेपर 2 में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट है हमारे आरबीआई, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल साहब वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं एआईआईबी के, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के। ठीक है, बीजिंग बेस्ड है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। तो पटेल साहब 3 साल के लिए इसके वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। ठीक है, वैसे तो 5 वाइस प्रेसिडेंट है एआईआईबी के, उसमें से एक हमारे पटेल साहब रहेंगे। इससे पहले पटेल साहब की जगह पे थे गुजरात के चीफ सेक्रेटरी डीजे पांडियान जी। अब यहाँ पे पटेल साहब, उर्जित पटेल साहब रहेंगे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है,
तो जितने भी AIIB के इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन से सोवरेन नॉन सोवरेन लैंडिंग है, ये सब कौन देखेगा? मिस्टर उर्जित पटेल देखेंगे। दिसंबर 2018 में RBI गवर्नर के पद से रिजाइन कर दिया था उर्जित पटेल साहब ने, और उस समय पे इस डिसीजन को काफी कंट्रोवर्शियल कहा गया था, सरकार को भी काफी क्रिटिसाइज किया गया था। हालांकि उर्जित पटेल साहब ने बोला था कि वो पर्सनल रीजंस की वजह से रिजाइन कर रहे हैं। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग में लॉन्च हुआ था 2015 में। बहुत से लोन्स ये इंडिया के अंदर अप्रूव कर चुका है। चाइना इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, इंडिया इसका सेकंड नंबर का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। सबसे ज्यादा लोन्स अगर किसी को बांटे हैं AIIB ने, तो इंडिया को बांटे हैं। US और जापान इसके मेंबर्स नहीं है। अब तक AIIB इंडिया के अंदर 28 प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर चुका है, $6 बिलियन का पैसा एलोकेट कर चुका है। AIIB के अंदर एक वेरी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स है, और पहले AIIB को फाइनेंसिंग करता था, ज्यादातर लोन्स को वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर देता था। अब AIIB बहुत हद तक स्टैंड अलोन पेमेंट्स कर रहा है, इंडिविजुअल बेसिस पे लोन बांट रहा है, और कोविड-19 के समय पे भी AIIB ने बहुत लोन बांटा है। इंडिया ने कोविड-19 के समय पे AIIB और ADB दोनों से 667 मिलियन डोजेस की कोविड-19 वैक्सीन खरीदने के लिए लोन लिया था, ठीक है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमको $1.5 बिलियन का लोन लिया था। AIIB ने हमको $500 मिलियन का लोन दिया था। ADB के एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी APVAX इनिशिएटिव के अंदर भी हमको लोन मिला था। आपसे पूछा जा सकता है APVAX एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी ये कौन से बैंक के ब्रैकेट के अंदर आता है? याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस प्रकार के छोटे मोटे सवाल UPSC के MCQs में बन जाते हैं। इनफैक्ट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $356.67 मिलियन लोन दिया है इंडियन गवर्नमेंट को चेन्नई मेट्रो रेल सिस्टम के एक्सपेंशन के लिए। तो ओवरऑल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स इन एशिया को सुधारने की कोशिश करता है। हेडक्वार्टर बीजिंग में जनवरी 2016 में शुरू हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा कैपिटल कंट्रीब्यूटर कौन है? चाइना, $50 बिलियन। इंडिया ने $8.4 बिलियन दिए हैं कैपिटल में। चाइना के पास सबसे ज्यादा वोटिंग शेयर है 26.61%, इंडिया के पास 7.6%, रशिया के पास 6.01%, जर्मनी के पास 4.2%। ठीक है, GS पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज, श्रीलंका सीक्स चाइनीज डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग। श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे ने यहां पे बोला है कि वो चाइनीज असिस्टेंस चाहते हैं, चाइनीज मदद चाहते हैं, ताकि जितना भी श्रीलंका ने चाइना से उधार उठाया है उस उधार को रीस्ट्रक्चर किया जा सके। डेप्ट रीपेमेंट श्रीलंका के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जिस टाइमलाइन के हिसाब से श्रीलंका को अपना लोन लौटाना था वो लोन लौटा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो अपने डेप्ट को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। रीस्ट्रक्चर मतलब मान लो कि मुझे आपको 100 रुपए लौटाने हैं अगले 6 महीनों में। मेरे पास पैसे नहीं है 100 रुपए 6 महीने में लौटाने के लिए, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप मुझे 6 महीने की बजाय 1.5 साल का टाइम दे दीजिए 100 रुपए लौटाने के लिए। इसको आप डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हो, कि जो भी आपने लोन लिया है, उधार लिया है, उसको उधार को कितना कम ज्यादा करना है और किस रेट पे उसको वापस करना है, किस इंटरेस्ट रेट के साथ, इसको डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। और यही डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग श्रीलंका इंडिया के साथ भी करना चाहता है, ठीक है। इनफैक्ट चाइना के साथ जो लोन श्रीलंका को लौटाना है वो $5 बिलियन से ज्यादा है। 10% कंट्री का टोटल फॉरेन डेट चाइना से आया है। तो चाइना को जो लोन लौटाना है उसकी कंडीशंस को रिवाइज करने की कोशिश कर रहा है श्रीलंका। श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व्स काफी हद तक नीचे गिर चुके हैं। नवंबर 2021 में श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व से $1.6 बिलियन, और बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कैसे होंगी श्रीलंका के अंदर, इस बात को लेकर अभी इश्यूज है। इंडिया के साथ भी कुछ इस प्रकार की शर्तें रखी थी डेप्ट मेरिटोरियम को लेके श्रीलंका ने इंडिया के सामने, लेकिन ईस्ट कंटिनेंट टर्मिनल के कैंसिल हो जाने के बाद इंडिया ने बहुत सारी शर्तों को नहीं सुना, बहुत सारी को सुना भी है। कुल मिला के बात यहाँ पे ये है कि कोलंबो के सामने ओवरऑल जो उधार लौटाने वाली बात है वो काफी प्रॉब्लम हो गई है। 2022 में कोलंबो के सामने जो डेप्ट ऑब्लिगेशन है वो $7 बिलियन से ज्यादा है, ठीक है। जनवरी 2022 तक $500 मिलियन के बॉन्ड रिपेमेंट करने श्रीलंका को, जुलाई तक $1 बिलियन का बॉन्ड रिपेमेंट करना है, और टोटल $7 बिलियन का उधार है जो कि 2022 पे चुकाना है श्रीलंका को, और इतने पैसे इनके पास है नहीं। चाइना के ऊपर वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, तो चाइना से आने वाले इंपोर्ट्स के लिए एक नई पॉलिसी लेके आना चाहता है श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका टोटल इंपोर्ट्स जितने भी करता है, अगर 100 रुपए के इंपोर्ट श्रीलंका करता है तो 22 रुपए का इंपोर्ट तो आपका चाइना से ही आ रहा है। तो चाइना के साथ एक अलग ही प्रकार की स्कीम, जिससे चाइना से आने वाले इंपोर्ट्स में कुछ बेनिफिट मिल सके श्रीलंका को, इस प्रकार की चीजें चाहता है यहाँ पे श्रीलंका।
हमारे जयशंकर साहब ने बोला है कि ठीक है भाई, हम श्रीलंका की मदद करेंगे, लेकिन श्रीलंका जब चाहता है तब हमारे इंडिया इंटरेस्टेड प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर देता है श्रीलंका के अंदर, और चाइना श्रीलंका के अंदर डोमिनेट करता ही जा रहा है। तो लेट्स सी आगे चीजें कैसे मूव ऑन करती हैं। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ लेक्चर को शेयर करिएगा, एंड इफ पॉसिबल प्लीज ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर लें, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।